जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मुगल काल के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने मुगल काल से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो में कवर किया है। फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में आपके लिए टॉप इम्पॉर्टेंट के 100 प्रश्न कवर किया है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले जान लेते हैं फ्रेंड मुगल काल के बारे में। भारत में जो मुगल काल का क्रम रहा था वो इस प्रकार रहा था। भारत में सबसे पहले आया था बाबर, जो कि 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। फिर उसका बेटा था हुमायूं, जो कि 1530 से लेकर 1539 तक रहा था, और फिर इसे देश निकाला दे दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। उसके बाद ये फिर आया 1555 से लेके 1556 तक में, यानी इसके 2 कार्यकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अकबर, जिसका कार्यकाल 1556 से लेके 1605 तक था। अकबर का बेटा जहांगीर आता है, फिर था 1605 से लेके 1627 तक। फिर आता है जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसका कार्यकाल 1627 से लेके 1658 तक था। इसके बाद औरंगजेब, जिसका कार्यकाल 1658 से लेकर 1707 तक था। औरंगजेब के बाद जो बना था उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, या फिर कहे कि शाह आलम, जो कि 1760 से लेकर 1712 तक था। और अंतिम शासक जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसका कार्यकाल 1837 से लेकर 1857 तक था। तो आइए MCQ के माध्यम से देखते हैं मुगल काल को। तो पहला प्रश्न बनता है, मुगल शासक वस्तुतः थे, तो मुगल शासक थे कहाँ के, मतलब वो रियल निवासी कहाँ के थे? तो वो थे फ्रेंड चतगई तुर्क। तो आप याद रखिएगा, ये चतगई तुर्क हुआ करते थे मुगल शासक। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो मुगल वंश आया था उसका संस्थापक बाबर था। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर। तो देखिए, बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो फरगना काबुल में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, या फिर कहे कि ये तैमूर वंश का था। इसके पिता का नाम याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था, और यह तैमूर वंशज था। माता का नाम की बात करें तो माता का नाम इसका कुतलुग निगार खानम, जो कि चंगेज खां की वंशज थी। तो एक इसके पिता जो थे वो तैमूर का वंशज था, और माता जो थी वो चंगेज खां की वंशज थी। अगला प्रश्न बन जाता है कि बाबर जो है वो मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो है मूल रूप से फरगना का शासक था। सही आंसर है ऑप्शन सी, फरगना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो ओटोमन युद्ध पद्धति का पहली बार उपयोग जो है भारत में वो मुगल शासक बाबर ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था फ्रेंड बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो देखिए, पानीपत का पहला युद्ध काबुल के तैमूरी शासक जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर, तो याद रखिएगा फ्रेंड, बाबर का पूरा नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध लड़ा गया था। उन यह जो लड़ाई है ये उन लड़ाइयों में से एक था जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोप खानों का इस्तेमाल किया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार तोप का उपयोग कब किया गया? तो तोप का उपयोग फ्रेंड इसी युद्ध में किया गया था। बाबर ने इस युद्ध में तुगलुमा नीति इस्तेमाल किया था। तो तुगलुमा नीति का मतलब है कि सेना को तीनों तरफ से घेर करके मारना। तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया था। तो पहली बार तोप का उपयोग किया गया था और तुगलुमा नीति का उपयोग किया गया था। बाबर ने इस युद्ध में उस्मानी विधि यानी कि तोप सजाने की विधि का भी इस्तेमाल किया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी
युद्ध की भूमि में ही मारे गए थे। इस युद्ध के बाद बाबर को कालंदर यानी कलंदर की उपाधि दी गई। इब्राहिम लोदी जो था फ्रेंड, यह लोदी वंश का शासक था, और लोदी वंश के शासक की बात करें तो ये 1451 से लेकर के 1526 तक इसका शासन रहा था। अगला प्रश्न बनता है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुगलुमा नीति का प्रयोग जो है मैंने आपको बताया कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इस नीति के बारे में भी बताया मैंने कि इस नीति में तीनों तरफ से किसी भी सेना को घेर करके मारा जाता था। अगला प्रश्न बनता है कि खानवा के युद्ध किनके बीच हुआ था, यानी किन दो लोगों के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड बाबर और राणा सांगा के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? बात करें खानवा के युद्ध की तो खानवा का युद्ध हुआ था फ्रेंड 1527 में। सही आंसर है ऑप्शन सी 1527। तो देखिए 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, और इन दोनों युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो है ये आपको 1528 में हुआ था। तो बात करें मुख्य रूप से बाबर की, तो बाबर भारत में आकर के 4 युद्ध लड़ा था। पहला आपने देखा कि पानीपत लड़ा, दूसरा इसने खानवा लड़ा, तीसरा इसने चंदेरी लड़ा। तो देखिए चंदेरी का युद्ध जो है वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंकर ने किया था। तो आप याद रखिएगा कि ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मेदिनी राय खंगार ने किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो बाबर ने फ्रेंड अफगान सेना को हराया था, यानी कि मोहम्मद लोदी को हराया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बन जाता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा के युद्ध की बात की जाए तो ये आपको हुआ था फ्रेंड 1529 में। सही आंसर है ऑप्शन डी 1529। तो देखिए 1526 में आपका हुआ था पानीपत का युद्ध, 1527 फिर 27 में हो गया आपका खानवा का युद्ध, 28 में हो गया चंदेरी का युद्ध, और 29 में हो गया आपका घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने मुख्यतः 4 युद्ध भारत में लड़े थे। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु की बात करी जाए तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न बनता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो फ्रेंड तुजुक ए बाबरी जो है ये लिखा गया था तुर्की भाषा में। सही आंसर है ऑप्शन डी तुर्की। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो आप ये शाहरुख खान से रिलेटेड करके याद रख सकते हो कि शाहरुख नाम का सिक्का जो है वो चलवाने वाला था बाबर। सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए बाबरनामा जो है ये लिखा था तुजुक ए बाबरी, जिसे हम लोग बाबरनामा कहते हैं। ये बाबर की आत्मकथा थी जो तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था वो किए थे लैंडन और रस्किन ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बन जाता है वो कौन सा शासक था जिसे पहले आगरा में दफनाया गया था और बाद में काबुल में दफनाया गया? तो पहले आगरा में और बाद में जो काबुल में दफनाया गया ये था फ्रेंड बाबर। सही आंसर है ऑप्शन बी बाबर। इसे पहले आगरा में दफनाया गया फिर काबुल में दफनाया गया। तो देखिए बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पे दफनाया गया था। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इन सब में कौन सही तरीके से नहीं बताया गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 में, ये सही है। खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 में, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध
ये हुआ था 1529 में, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध, ये फ्रेंड हुआ था 1529 में, 1528 में हुआ था, तो आप इसे याद रखिएगा। और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। तो चंदेरी का युद्ध 1529 में हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि हुमायूं किसका पुत्र था। तो हुमायूं जो है यह बाबर का पुत्र था, सही आंसर है ऑप्शन बी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न नामों में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था। तो इनमें से कौन सा हुमायूं का भाई नहीं था, यह हमसे पूछा है। तो फ्रेंड इसमें से उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। हुमायूं 4 भाई था। पहला था कामरान, दूसरा था अस्करी और हिंदल, और एक खुद था हुमायूं। तो हुमायूं टोटल 4 भाई था, जिसमें से उस्मान जो है यह इसका भाई नहीं था। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा के युद्ध की बात की जाए तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए शेर शाह सूरी ने हुमायूं के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी थी। एक चौसा की लड़ाई जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था, और दूसरी कन्नौज की लड़ाई जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। और 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हराकर पुनः गद्दी पर प्राप्त किया था यह हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल कर ली थी। तो आपने देखा कि यहाँ चौसा का युद्ध जो कि 1539 में किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जहाँ पे हुमायूं हार जाता है और यहाँ इसे देश छोड़ करके भागना पड़ जाता है। और फिर होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ तो होता है, तो किनके किनके बीच में, सिकंदर सूर जो कि शेर शाह सूरी का बेटा था और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें हुमायूं जीत जाता है, लेकिन ये कब हुआ था ये हमसे पूछ रहा है। तो ये हुआ था फ्रेंड 1555 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन डी 1555। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुई थी। तो ये हुआ था हुमायूं का। सही आंसर है ऑप्शन सी हुमायूं। अगला प्रश्न बन जाता है कि किसने हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा लिखी थी। तो हुमायूं नामा लिखने वाली जो थी फ्रेंड, उसका नाम है गुलबदन बेगम। सही आंसर है ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। तो देखो हुमायूं की सौतेली बहन का नाम था गुलबदन बेगम, आप इसे याद रखिएगा, जिसने हुमायूं नामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड किस शासक ने पहले हजरते आला की उपाधि धारण की और फिर सुल्तान की। पहले हजरते आला की उपाधि धारण की और फिर सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ये था फ्रेंड शेरशाह सूरी। सही आंसर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न बनता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो ये युद्ध था फ्रेंड बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में शेरशाह सूरी ने अपनी सत्ता स्थापना की थी। देखिए कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो आपसे कहीं कहीं कन्नौज का युद्ध भी लिख देता है। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शेरशाह सूरी ने एक मजबूत प्रशासन की स्थापना की और कई सुधार किए। उन्होंने रुपया को मुद्रा के रूप में लागू किया। जो आज भारत में रुपया चल रहा है ना फ्रेंड, ये शुरू करने वाले शेरशाह सूरी थे। और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था, जो कि अभी के वर्तमान बांग्लादेश से पाकिस्तान को जोड़ता था। उस समय शेरशाह सूरी के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम के बीच में आपसी भाईचारा बढ़ा था। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि किस शासक ने चांदी का सिक्का शुरू किया था। तो ये किया था आपको शेरशाह सूरी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलवाया था। अगला प्रश्न बनता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कालिंजर का किला जीतने के क्रम में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो देखिए फ्रेंड शेरशाह सूरी जो थे ये एक अच्छे तोपची हुआ करते थे। तो इन्होंने किया क्या, तोपची का मतलब होता है कि ये अच्छा तोप चलाना जानते थे। तो ये जब तोप का गोला किला पे दाग रहे थे
तो किला पे से ये तोप का गोला इन्हीं पे आकर के रिटर्न गिर जाता है और ये यहीं पे ढेर हो जाते हैं, मतलब यहाँ तोप का गोला आकर के फट जाता है। ये तोप का गोला यहाँ से चलाते हैं और रिटर्न इन्हीं पे आकर के वो गोला फट जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा की बात करें तो ये आपको सासाराम बिहार में है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। तो जिस स्मारक का निर्माण करवाया था उस स्मारक का नाम है दिल्ली की किला ए कुहाना मस्जिद। सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली की किला ए कुहाना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपको करवाया था फ्रेंड शेरशाह सूरी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ये भी किसी ने नहीं, ये भी किया था शेरशाह सूरी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम सड़क का निर्माण करवाया था। इसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जो कि अभी वर्तमान बंगाल से लेके यानी बांग्लादेश से लेके और अभी के वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर को जोड़ता था। तो ये करवाया था फ्रेंड शेरशाह सूरी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि अमरकोट या फिर कहे उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। तो इस मुगल बादशाह का नाम था फ्रेंड अकबर। सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट या फिर कहे उमरकोट के राजा वीर साल के महल में। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था ये आपको लड़ा गया था फ्रेंड 1556 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1556। तो देखिए पानीपत की लड़ाई 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम लोग हेमू कहते हैं, और अकबर की सेना के बीच हुई थी। यह लड़ाई पानीपत के मैदान में हुई थी। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। तो आपसे बहुत बार पूछता है कि अकबर का उम्र क्या था, तो 14 साल। और ये लड़ा कौन था अकबर के बिहाफ पे, तो ये बैरम खान लड़ा था, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि किसने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो ये करवाया था अकबर ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। तो आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, ऊंचा दरवाजा कहे तो ये फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, जो कि अकबर ने करवाया था गुजरात विजय की याद में। तो देखिए 1572 में गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न बनता है कि किसने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। तो दीन ए इलाही का शुरुआत जो है यह अकबर ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो फ्रेंड पहले और आखिरी व्यक्ति जो थे वो थे बीरबल। सही आंसर है ऑप्शन बी, बीरबल। तो देखिए दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर ने शुरू किया था। यह एक आध्यात्मिक नेतृत्व कार्यक्रम था जिसे उन्होंने 1582 में शुरू किया था। इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को शामिल किया गया था, खास तौर पे हिंदू और इस्लाम धर्म के। इसके अलावा पारसी, जैन और ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी इसमें शामिल किया गया था। अकबर ने इस धर्म को अपने विश्वास पात्रों लोगों तक ही सीमित रखा था। कहा जाता है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही इसके अनुयायी थे। अगला प्रश्न बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये आपको लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1576। तो देखिए फ्रेंड हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा किनके बीच गया था। तो ये अकबर और लड़ा गया था महाराणा प्रताप के बीच में। लेकिन अकबर इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुआ था। अकबर की तरफ से मान सिंह इस युद्ध को लड़ रहे थे, जिसमें बोला जाता है कि महाराणा प्रताप की हार हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध मतलब राजपूत के किस गृह से स्थापित किया था, यानी किस राजपूत से इन्होंने वैवाहिक संबंध पहली बार स्थापित किया था। तो ये किया था फ्रेंड कछवाहों से। सही आंसर है ऑप्शन बी कछवाहा। कछवाहा राजवंश की राजकुमारी थी, उनसे इन्होंने विवाह किया था, जिनका नाम था हरकाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर, जिसे हम लोग जजिया कर कहते थे, उसे समाप्त करने वाले थे अकबर। सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर। और यही कर समाप्त करने के बाद इसे महान राजा की उपाधि दिया जाने लगा। अगला प्रश्न बन जाता है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो बात करें जब्ती प्रणाली की तो ये अकबर की उपज थी। सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टोडरमल किस क्षेत्र के ख्याति अर्जित की थी, यानी किस क्षेत्र में ख्याति था उनका टोडरमल का। तो ये था फ्रेंड इनका भू राजस्व के क्षेत्र में। सही आंसर है ऑप्शन बी भू राजस्व के क्षेत्र में। अगला है इसमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाने वाला है फ्रेंड दहसाल। सही आंसर है ऑप्शन बी दहसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। तो इबादत खाने का निर्माण करवाने वाले थे अकबर। सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है। तो देखिए फ्रेंड फतेहपुर सीकरी में कौन सा महल नहीं स्थित है ये पूछा गया है। तो स्वर्ण महल फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, जोधाबाई का महल ये भी फतेहपुर सीकरी में है। तो कौन सा नहीं है, तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुलह एक कुल का जो है सिद्धांत ये आपको प्रतिपादित किया गया था अकबर के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर। अगला प्रश्न है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा जो है ये आपको स्थित है फ्रेंड सिकंदरा में। सही आंसर है ऑप्शन ए सिकंदरा। तो देखिए 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर का मकबरा जो है आगरा के सिकंदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए बाबर का जो मकबरा है यह पहले आगरा में था, फिर चला गया इसको काबुल लेकर के। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है, लेकिन हुमायूं का मकबरा आगरा में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, यानी 16वीं शताब्दी में महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था और इसे कहा जाता है रज़्मनामा। सही आंसर है ऑप्शन ए रज़्मनामा। तो देखिए अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता है रज़्मनामा के नाम से यह जाना जाता है। इसका मतलब है कि युद्ध की किताब। फारसी में रज़्म का मतलब है युद्ध और नामा का मतलब है कहानी, यानी कि युद्ध की कहानी। इस अनुवाद को अकबर के आदेश पे फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने करवाया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने बताया था कि इस अनुवाद को पूरा करने में करीब 4 साल लगे थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकत बखाना यानी कि अनुवाद घर शुरू करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने राज तारांगणी, रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को भी फारसी में अनुवाद कराने का प्रोत्साहन किया था, यानी करवाया था। अगला प्रश्न बन जाता है किसने अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो रामायण का जो फारसी में अनुवाद है वो किया था फ्रेंड, उसका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। तो पहला अंग्रेज व्यक्ति की बात करें तो ये था फ्रेंड रॉल्फ फिंच। सही आंसर है ऑप्शन ए रॉल्फ फिंच था, जो कि अकबर के दरबार में पहली बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी।
तो आईने अकबरी जो है ये आपको लिखा गया था फ्रेंड अबू फजल के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, अबू फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था, यानी किसके दरबार का कवि था। तो ये था फ्रेंड अकबर के दरबार का। आपको पता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उसी 9 रत्न में से एक थे तानसेन। तो देखिए तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन को अकबर ने ही मियाँ की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा कि तानसेन को मियाँ भी कहा जाता था और ये उपाधि दिया था अकबर ने। तानसेन का बहुत बार नाम पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो तानसेन का जो मुख्य नाम था यानी रियल नाम था रामतनु पांडे था इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था। तो भू राजस्व सुधार के लिए जो उत्तरदायी हुआ करते थे उनका नाम था टोडरमल। सही आंसर है ऑप्शन डी टोडरमल। तो देखिए मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए राजा टोडरमल जिम्मेदार थे। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अकबर के वित्त मंत्री भी थे। उन्होंने जब्त ए बंदोबस्त प्रणाली में सुधार किया था और इसे दशाल प्रणाली के नाम से लागू किया था। यह प्रणाली 1580 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, यानी कि किसके शासनकाल में तुलसीदास हुए थे। तो ये हुए थे फ्रेंड अकबर के शासनकाल में। सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर, और इन्होंने रामचरितमानस नाम का एक किताब लिखा। अगला प्रश्न है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो बीरबल की उपाधि जो है ये दिया गया था फ्रेंड महेश दास को। सही आंसर है ऑप्शन सी महेश दास। तो बीरबल को हम लोग महेश दास के नाम से जानते हैं, यानी महेश दास रियल नाम था बीरबल का। ये भी परीक्षा में पूछता है। तो अकबर के 9 रत्नों में जो था टोडरमल थे, अबू फजल थे, फैजी थे, बीरबल थे, तानसेन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, मुल्ला दो प्याजा थे, राजा मानसिंह थे और फकीर जियाउद्दीन शामिल थे। तो ये अकबर के 9 रत्न थे। ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछता है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रसिद्ध तान यानी संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है यह ग्वालियर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी ग्वालियर। अगला प्रश्न है कि दसवंत और बासवन किस मुगल शासक के राज दरबारी चित्रकार थे। तो ये थे फ्रेंड अकबर के राज दरबार के चित्रकार। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बन जाता है कि किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये अकबर के बेटा के कार्यकाल को, जिसे हम लोग जहांगीर या फिर सलीम के नाम से जानते हैं, उसके कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि 2 अस्पा ए सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो ये किया था फ्रेंड आपको जहांगीर ने। सही आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1608 में आई थी, जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था। यानी कि 1608 में जहांगीर के दरबार में पहले कौन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो ये आया था फ्रेंड विलियम्स हॉकिंस। तो आप हॉकिंस कुकर का नाम सुने हो, इससे आप रिलेट करके याद रखिएगा, विलियम्स हॉकिंस आया था। अगला प्रश्न बन जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो इंग्लिश खान की जो उपाधि है ये विलियम हॉकिंस को दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी विलियम्स हॉकिंस। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रॉ जो कि 1615 ईस्वी में भारत आया था, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था फ्रेंड जहांगीर के शासनकाल में। सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न बन जाता है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है फ्रेंड,
तो जहांगीर का मकबरा जो है यह भारत में नहीं है। अगला प्रश्न बन जाता है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ये पहुंची थी फ्रेंड जहांगीर के कार्यकाल में। सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर जो है ये चित्रकला के कार्य मतलब जहांगीर का जो कार्यकाल रहा था उसमें चित्रकला को का स्वर्ण युग कहते हैं, लेकिन शाहजहां का जो कार्यकाल था उसको हम लोग वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने न्याय की जंजीर यानी जंजीर ए अदल लगाई थी? तो ये लगाया था फिर जहांगीर ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न बन जाता है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षियों का जो बड़ा चित्रकार हुआ करते थे उनका नाम था फिर मंसूर। सही आंसर है ऑप्शन सी, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, किस मुगल शासक ने सिख धर्म के 5वें गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाने वाला जो था वो जहांगीर था। सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? तो अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में जो लिखने वाला था वो जहांगीर था। सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। तो देखिए अकबर पढ़ा लिखा नहीं था और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था अपनी आत्मकथा। तो जो जहांगीर था इसी ने ही फारसी भाषा में लिखी थी अपनी आत्मकथा। अगला प्रश्न बन जाता है, किस मुगल शासक ने 1617 में तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला जो था शासक वो शाहजहां था। सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहां। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था फ्रेंड नूरजहां ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो फ्रेंड मुमताज महल के नाम पे ही ताजमहल का निर्माण करवाया गया, मतलब कि मुमताज महल के याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। तो इसका असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम की बात करें तो इसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। और इसकी मृत्यु जो है ये अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिल जाता है फ्रेंड ताजमहल में। सही आंसर है ऑप्शन ए, ताजमहल। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो आगरा में मोती मस्जिद का जो निर्माण है ये आपको करवाया था फ्रेंड शाहजहां ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो पहले आगरा हुआ करता था मुगलों का राजधानी, उसे दिल्ली ले जाने वाला था शाहजहां। सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फिर कि किस मुगल ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो आपसे अगर आगरा के लाल किले का पूछे तो वो अकबर करवाया था, लेकिन दिल्ली के लाल किले की बात की जाए तो ये शाहजहां ने करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। अगला प्रश्न बनता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में करवाया गया था? तो ये करवाया गया था फ्रेंड आपको शाहजहां के शासनकाल में। सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। तो ये किया था फ्रेंड इनका बेटा जिनका नाम था दारा शिको। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिको ने करवाया था, जिनको सिर्रई अकबर शीर्ष दिया गया था। यानी कि उपनिषदों का जो करवाया गया था फारसी में अनुवाद उसे सिर्रई अकबर कहा जाता था। इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। तो आप याद रखिएगा सिर्रई अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया गया था। तो फ्रेंड इससे ही सिर्रई अकबर में आज जो हम लोग गंगा जमुना तहजीब के बारे में बोलते हैं, इसी दारा शिकोह ने सिर्रई अकबर में इस वर्ड का उपयोग किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बन जाता है कि किसने
शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाह बुलंद इकबाल की जो पदवी है ये आपको दिया गया था फ्रेंड दारा शिकोह को। सही आंसर है ऑप्शन बी दारा शिकोह। ये अपने 4 भाइयों में, तो इनके 4 भाई थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह, शुजा और मुराद। तो इसके 4 भाई थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह, शुजा और मुराद। तो औरंगजेब इसमें सबसे बड़ा था और ये लिबरल था। इसका सर काट करके औरंगजेब ने अपने पिता, जिनका नाम था शाहजहां, शाहजहां को थाली में सजा करके दिया था और औरंगजेब राजा बना था। तो शाहजहां जो है ये बनाना चाहता था दारा शिकोह को राजा, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, इसका सर काट करके भेजा था शाहजहां को, वो भी थाली में। उसके बाद औरंगजेब बन गया था राजा। अगला प्रश्न है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल जो है ये कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी कहे बीबी का मकबरा। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए, बीबी का मकबरा की पहचान देश के दूसरे ताजमहल के रूप में होती है। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था। जैसे देखा देखी में औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर्रई अकबर के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड, सिर्रई अकबर के जो लेखक थे वो दारा शिकोह थे। सही आंसर है ऑप्शन बी दारा शिकोह। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड आपको, इसका नाम है A.L. श्रीवास्तव। सही आंसर है ऑप्शन बी A.L. श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने बलबन द्वारा शुरू की गई ईरानी दरबारी रिवाज सजदा, यानी सजदा जिसे हम लोग कहते हैं, उसे समाप्त कर दिया था? तो सजदा जो समाप्त किया था वो शाहजहां ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। अगला प्रश्न बनता है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने शाहजहां को उपहार स्वरूप दिया था? तो कोहिनूर हीरा जो है यह शाहजहां को उपहार स्वरूप देने वाले जो थे उनका नाम था मीर जुमला। सही आंसर है ऑप्शन बी मीर जुमला। तो देखिए, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नमय सिंहासन था जो मुगल सम्राट शाहजहां के लिए बनाया गया था और इसी में कोहिनूर हीरा लगाया गया था। तो याद रखिएगा कोहिनूर हीरा कहाँ था, तो ये मुगल सम्राट के मयूर सिंहासन पे लगाया गया था। वर्ष 1739 में ईरान के शाह नादिर शाह ने मुगल शाहजहां मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली की लूट में वह तख्त ए ताउस, जिसे हम लोग मयूर सिंहासन कहते हैं, को भी अपने साथ लेके चला गया था। देखिए, तख्त ए ताउस जिसे हम लोग मयूर सिंहासन कहते हैं पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। रंगीला से आप समझ सकते हैं वो कैसा था। इस सिंहासन को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने ताजपोशी के बाद इस सिंहासन को बनवाया था। इस सिंहासन से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार से हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस सिंहासन को बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उस समय। इस सिंहासन में 13 गज लंबा और 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा यह सिंहासन हुआ करता था। यह 6 सोने के पैरों से बना हुआ था। सिंहासन तक पहुंचने के लिए 3 छोटी सीढ़ियां भी थी जिन पर कई कीमती जवाहरात लगे हुए थे। सिंहासन के दोनों तरफ मोर थे जिनकी चोंच में मोतियों की लड़ी थी और सीने पर लाल माणिक थे। सिंहासन की पीठ पर कीमती हीरे लगाए गए थे। जब नादिर शाह दिल्ली पर हमला किया था तब इसने सिंहासन के हीरे जवाहरात लूट लिए थे और बाद में सिखों ने इसे अमृतसर ले जाया। मतलब कि नादिर शाह से फिर चला गया यह सिखों के पास और फिर अंग्रेज ने इसे लूट करके भारत से लेके चला गया। फिर से अंग्रेज यहाँ से लूट करके भारत से बाहर लेके चला गया और ये तख्त ताउस आज भी ब्रिटेन में ही है। अगला प्रश्न है कि कौन शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय यानी कि
1634 से लेकर 1644 तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो दक्कन का गवर्नर जो रहा था फ्रेंड, ये औरंगजेब रहा था। सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल बादशाह के काल में वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वास्तुकला का स्वर्ण युग जो है ये शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है, लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग जो है ये जहांगीर के कार्यकाल को कहा जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है, किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो ये औरंगजेब का हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब का। ये अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को हुआ था। अगला प्रश्न बन जाता है कि 1658 में प्रसिद्ध धर्मट का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो धर्मट का युद्ध की बात करें तो ये हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन सी, दारा शिकोह। तो देखिए, धर्मट का युद्ध 1658 में शाहजहां के 2 पुत्र, एक दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच मध्य प्रदेश स्थित धर्मट नामक स्थान पे हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह का साथ जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दिया था। यह युद्ध औरंगजेब जीत गया था। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो पुरंदर का संधि जो है ये हुआ था आपको जय सिंह के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन ए, जय सिंह। अगला प्रश्न बन जाता है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो जिंदा पीर जो है ये औरंगजेब को कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो वो 2 राज्य थे फ्रेंड, बीजापुर और गोलकुंडा। तो बीजापुर और गोलकुंडा पे औरंगजेब ने राज किया था। तो देखिए, औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया था। तो ये जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा के खानों से ही निकला था कोहिनूर हीरा। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो हिंदू अधिकारियों की सर्वाधिक नियुक्ति जो है ये किया था औरंगजेब ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब जो था यह एक कट्टर मुस्लिम हुआ करता था। अगला प्रश्न बन जाता है कि किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर लगाया था। तो देखिए, जजिया कर हटाने वाले की बात की जाए तो अकबर ने जजिया कर हटा दिया था, लेकिन उन्हीं का पोता जिनका नाम था औरंगजेब, उसने फिर से जजिया कर लगा दिया था। अगला प्रश्न बन जाता है किस इमारत को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। तो द्वितीय ताजमहल जो है ये कहा जाता है फ्रेंड राबिया उद दौरानी का मकबरा। सही आंसर है ऑप्शन सी। इसे ताजमहल का डुप्लीकेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। तो सम्राट औरंगजेब की पुत्री की बात करें तो ये मेहरुनिशा जो है ये सम्राट औरंगजेब की पुत्री हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि समर्थ रामदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो समर्थ रामदास जो हुआ करते थे ये आपके औरंगजेब के शासनकाल में हुआ करते थे। तो देखिए, इन्होंने किया क्या था, यानी कि औरंगजेब करता क्या था, तो अपने जितने भी कार्यकारी लोग थे, यानी कि जितने भी उसके नीचे काम करने वाले लोग थे, सभी हिंदू लोगों को रखते थे। और लेकिन ये कट्टर मुस्लिम थे, इन्होंने भारत में बहुत सारे मंदिरों को भी तुड़वाया था। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बन जाता है कि किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण है ये करवाया था औरंगजेब ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न बन जाता है किस मुगल शासक ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी। तो गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा देने वाले भी औरंगजेब ही थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। देखिए, औरंगजेब किया क्या था, इसने पूरे राज्य में
जो भी संगीतज्ञ हुआ करते थे, जो भी गान बजान या फिर नाच गान हुआ करता था, सब पे रोक लगा दिया था। लेकिन यह खुद बीना बजाया करता था। आप इसे याद रखिएगा, यह बीणा बजाता था। सही आंसर है ऑप्शन सी, बीणा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल काल में जो तांबे का सिक्का था उसे हम लोग दाम कहते थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, दाम। अगला प्रश्न बन जाता है कि ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पीटर मुंडी जो है ये आया हुआ था फ्रेंड आपको शाहजहां के शासनकाल में। सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। सही आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट और अंतिम है कि सर थॉमस रो किस देश के राजा का राजदूत था? सर थॉमस रो जो है यह इंग्लैंड के राजा का राजदूत था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के राजा का राजदूत। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।